नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। टॉपिक का नाम है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। ये सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 1 होगा, ठीक है। लिख भी देता हूँ ब्रैकेट में, लेक्चर 1 ऑफ सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का देखो बेटा, आधा सीधा बात तो आप लोग क्या है कि पहले से पढ़ा हुआ ही। अब आधा सीधा बात क्या पढ़ा हुआ है, तो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला पार्ट आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वो आप लोग क्लास 10 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो और वो हम लोग के सिलेबस में भी दोबारा से है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो शुरुआत का 1-2 क्लास में हो सकता है कि जो क्वेश्चंस में लूँ मोर और लेस वो आप लोग का किया हुआ ही क्वेश्चन हो, नया क्वेश्चन कुछ भी नहीं, वो कंसेप्ट वगैरह भी कुछ नया नहीं हो, बट ये सारा भी आप लोग के सिलेबस में है। इसीलिए एक बार बोलना और मतलब पढ़ाना ये मेरा धर्म है, मैं पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड में लिखता हूँ स्क्रीन पे, सीक्वेंस। सीक्वेंस का देखो बेटा, मैं एक रफ आइडिया देता हूँ आप लोग को, या मैं एक फॉर्मल डेफिनेशन ही लिख देता हूँ स्क्रीन पे, ठीक है। एनी कलेक्शन ऑफ numbers written in a definite order is called sequence, ठीक है। full stop. It may or may not have any algebraic general term, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ इसका क्या मीनिंग है। इसका सेकंड लाइन पे अभी एक बार के लिए आप लोग ज्यादा फोकस मत करो। ये जो मैंने लिखा है, इट मे और मे नॉट हैव एनी अलजेब्राइक जनरल टर्म, इसको अपन थोड़ा बाद में समझेंगे। पहले समझते हैं कि सीक्वेंस का इन जनरल मतलब क्या। देखो बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है एनी कलेक्शन ऑफ नंबर्स रिटन इन अ डेफिनेट ऑर्डर इज कॉल्ड सीक्वेंस। अब डेफिनेट ऑर्डर से मेरा क्या मतलब है यहाँ पे, कि अगर सपोज करो कि मैं कोई भी एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स लिखता हूँ और उन नंबर्स के अंदर में कोई ना कोई पैटर्न आप अपने साइड से ऑब्जर्व कर पाते हो, ठीक, इसके अंदर में ये पैटर्न है और बेस्ड ऑन दैट पैटर्न क्या पता आप मेरे को उस सीक्वेंस के अंदर में नेक्स्ट 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म में जितना भी टर्म आपसे पूछूं आप सारा का सारा मेरे को बता पाओ, ठीक है। तो अगर आप नेक्स्ट टर्म्स मेरे को आइडेंटिफाई करके बता पाते हो तो ऐसे कलेक्शन ऑफ नंबर्स को हम लोग सीक्वेंस बोलेंगे। और अगर आप नेक्स्ट 3-4 टर्म आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो फॉर XYZ रीजन, तो हम लोग उसको सीक्वेंस नहीं बोलेंगे। मैं कुछ कॉमन एग्जांपल लेता हूँ। जैसे सबसे पहला एग्जांपल इमेजिन करूँ, एग्जांपल 1। मान लो कि मैं बोलूँ बेटा 2 4 6 8 और मैं इतने पे रुक जाऊँ और मैं आपसे कहूँ कि नेक्स्ट 3 टर्म बताओ मेरे को, तो क्या आप लोग बता पाओगे? 10 12 14 10 12 14 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा, है ना। अब इसमें देखो कि मैंने आपको शुरुआत के 4 टर्म्स बताए और आपने आराम से इसके अंदर में पैटर्न ऑब्जर्व करके मेरे को नेक्स्ट 3 टर्म बता दिए, तो दिस इज अ सीक्वेंस। मैं टिक मार देता हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा, ये भी बहुत ही इजी सा सीक्वेंस है, बताना आप लोग। 1 3 5 7, तो बताओ मेरे को। 9 11 9 11 एंड 13। इसमें भी देखो मैंने कुछ टर्म आपको बताया, आपने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया और आपने नेक्स्ट टर्म्स मेरे को बतला दिए, इसको भी हम लोग सीक्वेंस बोलेंगे। फिर 3 नंबर पे चलो एक और बढ़िया सा ले लेते हैं, देखते हैं कि इसको आइडेंटिफाई कर पाते हो कि नहीं। 2 3 5 7, बताओ अगला 3 क्या होना चाहिए? 11 13 11 13 और 17। गुड। जिन लोगों ने करेक्टली ऑब्जर्व किया है, ये एक्चुअली में प्राइम नंबर्स लिखा हुआ है और नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर्स अपने को आंसर में बोलना चाहिए, ठीक है।
अब डॉट 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 इसी तरीके से अपन चाहें तो जितना भी नेक्स्ट प्राइम नंबर पूछा जाए ये करके सोचते रहेंगे और बताते रहेंगे, तो इसको भी हम लोग सीक्वेंस बोल सकते हैं। देखो सीक्वेंस के डेफिनेशन का फीलिंग आया आप लोग को, क्या है इसका डेफिनेशन और क्यों ऐसा बोला जा रहा है? सर Any हाँ सर collection of numbers, very good beta, any collection of numbers written in a definite order, definite order मतलब there should be a fixed pattern जिसके बेसिस पे नेक्स्ट टर्म लिखा जा रहा हो, ठीक है, is called sequence. That fixed pattern can be anything. Like पहले वाले में आप देख सकते हो कि 2 का एडिशन जो है वो एडिशन ही फिक्स पैटर्न है, नेक्स्ट वाले में भी आप देख सकते हो कि 2 का एडिशन जो है वो फिक्स पैटर्न है, उसके बाद वाले में थर्ड में आप देख सकते हो क्योंकि 2 का एडिशन तो फिक्स पैटर्न नहीं है, इसमें फिक्स पैटर्न है कि नेक्स्ट हम लोग प्राइम नंबर्स ले रहे हैं एक एक करके, ठीक है। तो फर्स्ट वाला भी सीक्वेंस है, सेकंड वाला भी सीक्वेंस है, थर्ड वाला भी सीक्वेंस है। मैं चलो एक और लिखता हूँ 4 नंबर पे, इसको थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना, समझना आप लोग। 1 17 3 16 41 79 और मैं पूछूं कि नेक्स्ट 3 टर्म बताओ मेरे को, बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, ऑब्वियस सा बात है, तो जनरल ट्रेंड है ही नहीं, कुछ भी रैंडमली उठा के डाल दिए, है ना। तो ये वाला जो कलेक्शन है बेटा, ये पता नहीं इसमें कुछ भी डॉट 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 में दे देता हूँ कि चाहो तो कोई नंबर कोई और भी ऐड कर दो, बट ये सीक्वेंस नहीं है, इसलिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया। ये क्लियर हुआ सबको? बोलो हाँ या ना। हाँ सर ओके वेरी गुड। नेक्स्ट देखो बेटा, येलो हाईलाइटेड लाइन पे फोकस करो, ठीक है। इट मे और मे नॉट हैव एनी एल्जेब्राइक जनरल टर्म, ठीक है। इसका क्या मतलब है वो हम लोग थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं। देखो बेटा सबसे पहले तो एक नोमेनक्लेचर है, ये आप लोगों को पहले से ही मालूम है, नया कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, बस मैं रिवाइज करा रहा हूँ आप लोग को। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल 1 पे फोकस करूँ तो यहाँ पे क्या कोई बता सकता है मेरे को कि 2 को कौन सा टर्म बोला जाएगा? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, क्या टर्म? फर्स्ट टर्म फर्स्ट फर्स्ट टर्म। 4 को क्या बोलेंगे बेटा? सेकेंड टर्म। सेकंड टर्म 6 को क्या बोलेंगे? थर्ड टर्म, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो थोड़ा सा, 2 का जो कॉमन नोटेशन है वो आप चाहो तो T1 बोल सकते हो, ठीक है, या आप यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेता हूँ। ये सारा बात सब लोग एकदम ध्यान से समझ रहे हैं, ये कॉमन नोटेशन है, पता होना चाहिए आप लोग को। या तो आप T1 बोल सकते हो या आप 2 को बोल सकते हो कि A1 है, ठीक है, या तो T1 या फिर A1। 4 को बेटा हम लोग को क्या बोलना चाहिए? T2 और या फिर क्या बोलना चाहिए हम लोग को? A2, ठीक है। 6 को क्या बोलना चाहिए? T3 या फिर क्या बोलना चाहिए हम लोग को? A3। अब T3 या A3 ये जो सिंबल्स है, ये जो नोटेशन है, ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन, ठीक है। और ऐसे ही कर करके कोई कोई जगह पे आप क्या देखोगे कि आगे जा जाके लास्ट में आपको एक TN मिलेगा। जैसे इस सिचुएशन में अगर मैं TN इमेजिन करूं तो TN का वैल्यू होगा 2N, यानी कि ऐसा कुछ आपको एक जनरल टर्म जैसा मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं एल्जेब्राइक जनरल टर्म। अब एल्जेब्राइक जनरल टर्म का मतलब क्या होता है? एल्जेब्राइक जनरल टर्म का मतलब होता है बेटा एक ऐसा इक्वेशन जैसा जिसके अंदर में अगर आप n इक्वल टू 1 पुट करो तो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, n इक्वल टू 2 पुट करो तो सेकेंड टर्म मिल जाएगा, n इक्वल टू 3 पुट करो तो थर्ड टर्म मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट सीक्वेंस लिखा हुआ है इसके करस्पॉन्डिंग ये होगा उसका एल्जेब्राइक जनरल टर्म। इसमें अगर मैं n इक्वल टू 1 पुट करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ क्या आएगा? T1, और राइट हैंड साइड में लिखा हुआ क्या आएगा? 2 into 1 यानी कि 2। तो n इक्वल टू 1 पुट करने से ये एक्सप्रेशन मेरे को क्या देगा? T1 देगा। बोलो ये बात आया सबको समझ में कि नहीं आया? समझो। हाँ सर सिमिलरली एक सेकंड बेटा मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूँ थोड़ा सा, फिर मैं आपका डाउट अटेंड करूंगा, ठीक है। n इक्वल टू इसमें अगर हम लोग 2 पुट करते हैं तो हम लोग को देखो क्लियरली यहाँ पे क्या मिल जाएगा? T2 मिल जाएगा लेफ्ट में, और राइट में क्या मिलेगा हमको? 2 into 2 4 मिलेगा। n इक्वल टू 3 पुट करते हैं इसके अंदर में तो लेफ्ट में मिलेगा T3 और राइट में मिलेगा 6। 4 पुट करते हैं तो लेफ्ट में मिलेगा 4 और राइट में मिलेगा 8। यानी कि इस वाले फॉर्मूला में जब आप n का वैल्यू 1 से स्टार्ट करके 1 2 3 4 एंड सो ऑन रखोगे तो आपको इस सीक्वेंस का वो टर्म मिलना शुरू हो जाएगा। T1 2 मिल जाएगा, T2 4 मिल जाएगा, T3 6 मिल जाएगा एंड सो ऑन। तो ऐसा जो जनरल एक्सप्रेशन होता है इसी को हम कहते हैं एल्जेब्राइक जनरल टर्म। अब बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? क्लियर है सर। ओके ग्रंथ हाँ आप सर, पूछो क्या clear पूछ है। रहे थे?
सर 2 क्या है वो? 2n मतलब वो डिफरेंस है ना जो बीच में उन सर लोग आपका का। आवाज नहीं आ रहा है। एक बार हम लोग इसको 2n को डिफरेंस वगैरह कुछ नहीं कहेंगे बेटा, ठीक है। आप इसको ऐसा समझो कि ये जनरल टर्म है, यहाँ तो ये डिफरेंस के जनरली बराबर है। क्या बोल रहे हो? मतलब जनरली यही होगा, मतलब आप बोल रहे हो। नहीं, जनरली ये होने का बिल्कुल जरूरत नहीं है बेटा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं अगर आपको वैसे कंफ्यूजन है तो। 5 नंबर में सपोज करो मैं बोलूं कि 1 4 9 16 25। अब मैं आप लोग को छोड़ता हूँ। 36 49 36 49। हाँ सर ठीक है, तो फिर यहाँ पे वो नहीं होगा। स्टूडेंट्स ऑडियो आ रहा है, एक बार रिस्पॉन्ड करो। नहीं हाँ सर। सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ अभी सर। क्या है सर अभी? अभी आया वो, बीच में मेरे को ऐसा लग रहा है कि जूम का नेटवर्क थोड़ा सा हिल गया। एक सेकंड होल्ड करो आप, मैं सब कुछ को ठीक करूँ। सर आज सुबह से ये दिक्कत था। सुबह से ही मेरा दिक्कत तो है क्या? यार ये जूम का मतलब वन ऑफ द मोस्ट बैड ड्रॉबैक है, समझो। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग एक सेकंड मेरे साथ में बियर करो, मैं उसको ठीक करूँ। हो जाता है ठीक तो वैसे जनरली। सारा एक बार कंफर्म करो। हाँ सर। हाँ सर। ओके, हाँ सर। हाँ सर। अब एक सेकंड होल्ड करते हैं। स्क्रीन आप लोग को भी अटक सही है। एक सेकंड होल्ड करो, स्क्रीन भी बस आने ही वाला है। स्क्रीन आया क्या आप लोगों का? एक बार रिस्पॉन्ड करो। नहीं नहीं सर। सर। नहीं सर। ठीक है, नहीं सर। ठीक लोडिंग वाला आ रहा है कि आप वो कर रहे लेकिन स्क्रीन नहीं आया। है। सर लोडिंग भी रुक गया अब। नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, थोड़ा सा होल्ड करो, कभी कभार समस्या क्रिएट करता है। हाँ सर। अभी आया आ क्या? गया सर। हाँ सर आ गया। हाँ सर आ गया। हाँ सर। ओके, अच्छा। तो हम लोग यहाँ पे थे, 5वें नंबर पे थे। मैं पहले ये बोल रहा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्जेब्राइक जनरल टर्म। ठीक है, एल्जेब्राइक जनरल टर्म का मतलब होता है कि एक ऐसा फॉर्मूला जैसा कुछ समान, जिस समान के अंदर में n इक्वल टू आप 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, और जैसे जैसे आप n का अलग अलग वैल्यू डालोगे वैसे वैसे आपको सीक्वेंस का एक्चुअली में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना कि एल्जेब्राइक जनरल टर्म का मतलब क्या होता है। हाँ हाँ सर। सर समझ आ हाँ गया। सर अच्छा, हाँ सर। अब ग्रंथ का डाउट था कि सर हमेशा डिफरेंस ही होगा, तो आंसर इसका नहीं बेटा, डिफरेंस नहीं होगा हमेशा। जैसे आप 5 नंबर का ये सीक्वेंस देखो, तो मैंने स्क्रीन पे लिख रखा है 1 4 9 16 25। ठीक है, अब आप लोग मेरे को नेक्स्ट 3 टर्म्स बताओ तो जल्दी से, इसके अंदर में क्या होना चाहिए? 36 49 36 49 64। 36 49 64। 64। वेरी गुड, नाइस ऑब्जर्वेशन। तो डॉट डॉट डॉट। अब बेटा इसके अंदर में जो जनरल एल्जेब्राइक टर्म होगा वो क्या होगा? Tn इज इक्वल टू n स्क्वायर होगा। बोलो, फीलिंग आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा फीलिंग? हाँ सर। हाँ सर हाँ सर। तो सर बात आया ये समझ? जो ये हम लोग हर के लिए बनाते हैं क्या सर? नहीं बनाते नहीं है बेटा, ये क्या है कि थोड़ा सा कीन ऑब्जर्वेशन से आपको समझ में आ जाएगा।
सर थर्ड वाला का जनरल एल्जेब्रिक वो क्या होगा सर? वाला का क्या होगा, हम पूछ ही रहा था। हाँ यस यस यस, इसीलिए मैंने देखो येलो में एक लाइन हाईलाइट करके लिखा है। अब येलो वाले लाइन को पढ़ो तो आप लोगों को पूरा मीनिंग अच्छे से समझ में आएगा। may not have algebra. ओके सर। यस, हाँ सर मतलब समझ। सीक्वेंस का मतलब है बेटा कि एनी कलेक्शन रिटन अकॉर्डिंग टू डेफिनेट ऑर्डर, ठीक है। और जहां तक है एल्जेब्राइक जनरल टर्म का बात, तो सारे सीक्वेंस के पास में एल्जेब्राइक जनरल टर्म होगा, दिस इज नॉट नेसेसरी। कुछ लोगों के पास में होगा, कुछ लोगों के पास में नहीं होगा। बताओ स्टूडेंट्स, आया समझ ये बात कि नहीं आया समझ? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। अब जैसे आप देख सकते हो कि 1 के पास में एल्जेब्राइक जनरल टर्म है, 2 के पास एल्जेब्राइक जनरल टर्म होगा। 2 का अगर कोई एल्जेब्राइक जनरल टर्म आपसे पूछे तो आपको बोलना चाहिए कि Tn इसमें होगा 2n + 1 नहीं होगा बेटा, -1 होगा। ठीक है, सोच के देखो, n = 1 डालने पे फर्स्ट टर्म आना चाहिए, ठीक है। और नंबर 5 का भी एल्जेब्राइक टर्म है। 3 इज अ सीक्वेंस, बट 3 के पास में जनरल एल्जेब्राइक टर्म नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब किसी के अगर यहाँ तो कोई डाउट है तो एक बार पूछो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। सर हाँ बताओ बेटा। फिर जो थर्ड वाला वो तो सीक्वेंस भी नहीं हुआ, हाँ थर्ड वाला सीक्वेंस क्यों नहीं होगा? तो इसमें कौन सा सर, जैसे हम लोग कैसे बता सकते हैं अगला टर्म क्या होगा? अगला टर्म बिल्कुल बता सकते हैं बेटा। थर्ड वाला जो है वो प्राइम नंबर का कलेक्शन है, तो 17 के बाद में प्राइम नंबर 19 होता है, 19 के बाद में 23 होता है, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। आया समझ? हाँ 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 सर। ओके, तो यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों। मैं ऊपर एक लाइन ऐड करता हूँ अभी थोड़ा सा, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइज में छोटा कर देता हूँ, इससे थोड़ा स्पेस क्रिएट हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक दो बात और ऐड करना चाहता हूँ। क्या ऐड करना चाहता हूँ? द numbers of a sequence is called terms of the sequence, ठीक है, full stop. They are represented by ध्यान से सोचो तो आपको समझ में आएगा T1, T2, T3, T4, Tn, ठीक है। और ये येलो वाला लाइन हमेशा याद रखना कि एल्जेब्राइक जनरल टर्म हो भी सकता है, एल्जेब्राइक जनरल टर्म नहीं भी हो सकता है। एल्जेब्राइक जनरल टर्म क्या होता है? तो एल्जेब्राइक जनरल टर्म का मतलब होता है बेटा एक ऐसा एक्सप्रेशन जो यहाँ पे बॉक्स में लिखा हुआ है, जिस एक्सप्रेशन के अंदर में आप n = 1 डालो तो फर्स्ट टर्म मिले, n = 2 डालो तो सेकेंड टर्म मिले, n = 3 डालो तो थर्ड टर्म मिले, एंड सो ऑन, ठीक है। और दुनिया के सारे सीक्वेंस के पास में एल्जेब्राइक जनरल टर्म होगा ऐसा नेसेसरी नहीं है। कि यहाँ तक सबको सब कुछ समझ में आया? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं। अच्छा, एक चीज क्या है कि मैं नोट में भी लिखवाऊंगा नहीं, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग को हमेशा पता रहेगा, याद रहेगा कि अगर किसी भी सीक्वेंस के पास में बेटा एल्जेब्राइक जनरल टर्म है, अगर किसी भी सीक्वेंस के पास एल्जेब्राइक जनरल टर्म एग्जिस्ट करता है, तो उसका अगर आपको कोई भी टर्म चाहिए तो निकालने का तरीका क्या होगा कि n के जगह पे वो वैल्यू आप पुट कर दो, और पुट करके डायरेक्टली आपको टर्म का वैल्यू मिल जाएगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। सर। हाँ सर। हाँ, तो इसी बात पे बेटा एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, देखो तो हम लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता है। फाइंड द फर्स्ट 5 terms of the sequence given by Tn is equal to 3n plus 1, given by Tn is equal to 3n plus 1. Solution, Tn is equal to 3n plus 1, ये बेटा क्या मानेंगे हम लोग? एल्जेब्राइक जनरल टर्म है ये, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। 1, 4, 7, 10, 13.
यस होगा तो वैसा ही कुछ, लेकिन डायरेक्टली नहीं लिखेंगे हम लोग। कैसे लिखेंगे? अब T1 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3 into 1 plus 1. सर 1 आपका आवाज which is क्लियर equal नहीं to आ रहा। 4। बेटा शायद आपके एरिया में नेटवर्क इशू है। बाकी स्टूडेंट्स एक बार रिस्पॉन्ड करो, सबको ऑडियो क्लियर आ रहा है? हाँ हाँ सर सर। एकदम। हाँ सर। प्राची वसा बेटा कुछ इशू है आपके साइड में डेटा का शायद? सर नहीं अभी आ रहा है। अभी आ रहा है? ठीक है बेटा। अच्छा T2 बताओ बच्चों क्या होगा? सर हम 3 into 2 plus 7 1 which is equal to 7। हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? सर n0 नहीं ले सकते? नहीं बेटा n0 नहीं लिया जाता। n यहाँ पे हमेशा याद रखना कि जब भी आप एल्जेब्राइक जनरल टर्म का Tn लिखते हो ना, तो यहाँ पे n जो है वो एक नेचुरल नंबर होता है। n का वैल्यू हमेशा 1 से ही स्टार्ट होगा। टर्म 0 का कोई मतलब नहीं होता है। मतलब जब कभी भी हम कहते हैं सीक्वेंस में ये पहला टर्म, तो उसका मतलब होता है कि ये फर्स्ट टर्म, तो उसका मतलब ये थोड़ी होता है कि ये 0वां टर्म। 0 टर्म तो हो ही नहीं सकता। ठीक है? सर हाँ सर। फिर नेक्स्ट बेटा T3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे 3 into 3 plus 1 which is equal to 10। 10 फिर T4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 into 4 plus 1 which is equal to 13। एंड लास्टली T5 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 into 5 plus 1 which is equal to 16। अब आप लोग बताओ कि आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। जो सीक्वेंस होता है उसका स्टार्टिंग डिफाइंड होता है लेकिन उसका एंड अनडिफाइंड होता है ना। अनडिफाइंड तो मत बोलो बेटा, बोलो कि ठीक इंफिनिटी है तक बहुत होता सारा होता है। हाँ इंफिनिटी की तरफ जाता रहता है बस। ठीक है? है। ओके। अच्छा ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ ओके ओके ऑल राइट। तो इस पैटर्न का और तो कोई क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं बनता। एक लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, इसको थोड़ा सा आप लोग देखो। ये आप लोग देखोगे तो अच्छा फील होगा आप लोग। कभी कभार क्या होता है कि सिंगल टर्म से उसको डिफाइन भी नहीं किया जाता, कंडीशनल डेफिनेशन होता है। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ स्क्रीन पे। राइट द फर्स्ट 5 terms of the sequence given by ध्यान से देखना, an is equal to 1 when n is equal to 1 और an is equal to n minus 1 plus n minus 2 when n is greater than 2। ठीक है? ये greater than equal to 2। ठीक है स्टूडेंट्स? एक सेकंड रुकना, इसमें शायद मेरे को लगता है क्वेश्चन में मिस्टेक है। ये 2 यहाँ नहीं होना चाहिए, ये ऊपर होना चाहिए। n इक्वल टू 1 का 1। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं इसको। खैर चलो आप लोग क्वेश्चन पढ़ो और मेरे को बताओ कि कैसे निकाले इसका फर्स्ट 5 टर्म्स। मैं डिस्कस करूं बेटा? रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। हाँ सर। ओके सर हाँ बताओ बेटा। सर a of 1 और a of 2 तो 1 हो जाएगा ना, फिर उसके बाद यस a of 3 is equals to a of 2 plus a of 1, तो वो 2 हो जाएगा। तो वैसे ही जाते जाएंगे ना? वैसे जाते जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया आपने। देखो बेटा जब हम लोग n इज इक्वल टू 1 बिठाएंगे तो हम लोग को मिलेगा a1। और पिछले बार क्या था कि n इक्वल टू 1 बिठाओ, 2 बिठाओ, 3 बिठाओ, कुछ भी बिठाओ, हर बार आपको एज अ फॉर्मूला इसी को यूज करना था, tn इक्वल टू 3n प्लस 1। इस बार लेकिन क्या है कि सिचुएशन थोड़ा सा अलग है। इस बार सारे n के वैल्यू के लिए हम लोग को ऊपर वाला डेफिनेशन यूज नहीं करना। अगर मैं n इक्वल टू 1 लेता हूँ तो उस टाइम पे ये डेफिनेशन फॉलो होगा, क्योंकि n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये दिया हुआ। तो उस टाइम पे क्या होगा कि फर्स्ट डेफिनेशन फॉलो करके a1 का वैल्यू मेरे को कितना मिल जाएगा? 1। तो ये बात सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। अच्छा अगर बेटा मैं n का वैल्यू 2 लेता हूँ तो भी क्या होगा कि a2 का वैल्यू कितना आएगा? 1। ये बात भी समझ में आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके
अब लेकिन n का वैल्यू बेटा अगर हम लोग 3 लेते हैं तो क्या हमको ऊपर वाला डेफिनेशन यूज करना चाहिए कि नीचे वाला डेफिनेशन यूज करना चाहिए? नीचे वाला। नीचे वाला। तो उसमें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि a3 इज इक्वल टू a ऑफ 3 माइनस 1 बेटा कितना होगा 2 और a ऑफ 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1। देखो ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ हाँ सर। 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 ओके। और a2 का और a1 का वैल्यू बेटा कितना कितना आया हुआ है पहले से? a1 का वैल्यू भी 1 आया हुआ है और a2 का वैल्यू भी कितना आया हुआ 1 आया हुआ। देखो ये आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा तो हाँ, उनका सर। वैल्यूज अगर अपन पे यहाँ पे पुट करें तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? वो 2 हो जाएगा। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? हाँ सर। ओके। n इक्वल टू 4 के लिए बेटा अब क्या होगा? देखो फर्स्ट डेफिनेशन या सेकंड डेफिनेशन जल्दी से बताओ। सेकंड। 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 तो a4 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? a3 प्लस a2। ये समझ में आया सबको? बच्चों रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके। a3 का वैल्यू बेटा कितना आया था? 2 2 और a2 का वैल्यू कितना आया था? 1। 1 तो ये 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। सिमिलरली अगर आप फिफ्थ टर्म निकालना चाहते हो तो n इक्वल टू 5 रख देंगे इसके अंदर में और 5 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा? a5 इज इक्वल टू A4 plus बोलो 4 A4 plus A3 प्लस a3। तो दिस इज इक्वल टू a4 कितना आया था आपने? 3 3 और a3 कितना आया था आपने? 2। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ, सर। कैसे हुआ? हाँ बोलो डाउट पूछो बेटा। तो ये सीक्वेंस कैसे हुआ? ठीक है। एक सेकंड पहले प्राची। हाँ बेटा बोलो, आप अपना बोलो। तो ये सीक्वेंस कैसे हुआ? सीक्वेंस का देखो बेटा मैंने बोला ना कि हमेशा जनरल अलजेब्राइक टर्म होगा वो जरूरी नहीं है। अब इस सीक्वेंस को अगर आप इन जनरल लिखोगे तो देखो टर्म्स क्या क्या आएगा। ये इनफैक्ट बहुत ही फेमस सीक्वेंस है, इसका नाम है फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, आप इसके टर्म्स को अगर जनरली देखोगे तो क्या मिलेगा आपको? 1, 1, 2, 3, 5। इसको कहते हैं बेटा फिबोनाची सीक्वेंस। एक इटालियन मैथमेटिशियन था, उसके नाम के बाद में इसको नाम दिया गया फिबोनाची। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें मैं आराम से नेक्स्ट सारा टर्म बता सकता हूँ आपको। इसमें आप देखो कि फर्स्ट 2 टर्म तो फिक्स है, उसके बाद में क्या हो रहा है कि जो नेक्स्ट टर्म है वो इन दोनों का सम है, जो उसके नेक्स्ट टर्म है वो इन दोनों का सम है, इसके जो नेक्स्ट टर्म होगा वो क्लियरली इन दोनों का सम होना चाहिए। यानी कि मैं क्लियरली क्या कह सकता हूँ? 8 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 13 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? तो 21 आएगा। ऐसे करके आप सारा बता सकते हो। प्राची क्लियर हुआ सीक्वेंस कैसे है? हाँ सर। ओके। हाँ अब और किसी का डाउट था? अर्णव कुछ पूछ रहे थे क्या? नहीं सर। हम पूछा था हाँ ग्रंथ है। सर, ऐसे तो हम कोई भी सीक्वेंस का बनाती चला जाएगा, हर एक मतलब वो n के लिए हम नहीं, एक नहीं, डिफाइन करके रख देगा। नहीं ऐसा नहीं है वो। हाँ आप बना सकते हो नो डाउट, लेकिन अपने को बनाना थोड़ी है, अपने को तो क्वेश्चन अगला पूछेगा उसका जवाब देना है। मतलब सीक्वेंस इसीलिए तो इनफाइनाइट सीक्वेंस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। मतलब कोई ऐसा नहीं कि सीक्वेंस को लिमिटेशन है कि 4 या 5 सीक्वेंस हो। ठीक है, इनफाइनाइट सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है। ठीक है सर। ओके। अच्छा एक बार मैं और पूछ लेता हूँ, ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके ऑलराइट। अब इसके बाद में बेटा देखो सीक्वेंस से रिलेटेड जनरल सारा का सारा बात खत्म हो गया। अब हम लोग यहाँ से क्या है कि आगे बढ़ते हैं और एक नया टॉपिक है उसको बिगिन करते हैं। नए टॉपिक का नाम है बेटा प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन। ठीक है, प्रोग्रेशन ऑलरेडी आप लोग के एक प्रोग्रेशन पढ़ा हुआ है जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो प्रोग्रेशन में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस आप इतना ध्यान रखना कि सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दैट इज रिटन इन अ डेफिनेट ऑर्डर उसको सीक्वेंस बोलते हैं। और प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि जिसके पास में जनरल टर्म होता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, प्रोग्रेशन के बीच में और सीक्वेंस के बीच में। मैं इसको लिखवाऊंगा नहीं, यही एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्क्रीन पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा था कि एनी कलेक्शन ऑफ नंबर रिटन इन अ डेफिनेट ऑर्डर इज कॉल्ड सीक्वेंस। मतलब कोई भी अगर डेफिनेट ऑर्डर में आप नंबर्स लिख रहे हो तो उसको हम लोग सीक्वेंस बोलेंगे। फिर उसके बाद में उसके पास एल्जेब्राइक जनरल टर्म हो भी सकता है और एल्जेब्राइक जनरल टर्म नहीं भी हो सकता है।
अगर किसी सीक्वेंस के पास में एल्जेब्राइक जनरल टर्म है तो इसको बोला जाता है प्रोग्रेशन। और अगर कोई ऐसा सीक्वेंस है जिसके पास में एल्जेब्राइक जनरल टर्म नहीं है, मतलब ये सीक्वेंस तो है बट इट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एल्जेब्राइक जनरल टर्म, तो इसको हम लोग कहते हैं इट इज नॉट अ प्रोग्रेशन, इट इज जस्ट अ सीक्वेंस। क्या ये डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ ओके, तो प्रोग्रेशन का बेटा मैं जबरदस्ती यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखूंगा कि प्रोग्रेशन किसको कहते हैं, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे ये बात लिखेंगे। प्रोग्रेशन का मतलब आप लोग दिमाग में ये याद रखना कि जिसके पास में एल्जेब्राइक जनरल टर्म हो वो प्रोग्रेशन है, और जिसके पास एल्जेब्राइक जनरल टर्म नहीं हो वो प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, अब मेनली देखो हमारे सिलेबस में दो प्रोग्रेशन है। देयर आर टू प्रोग्रेशन इन आवर सिलेबस। इसमें कौन कौन सा मैं नाम लिख देता हूँ। नंबर 1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और नंबर 2 है बेटा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहले से भी पढ़ा हुआ आप लोग का, और वापस हम लोग पूरा चीज रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप लोग के लिए टोटली नया होगा, तो जब टाइम आएगा तो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। पहले एक बात बताओ, सीक्वेंस का डेफिनेशन, प्रोग्रेशन का डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन, क्या यहाँ तक सबको सब कुछ समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो अब बेटा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, जिसका नाम होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो एपी। ठीक है, एपी के अंदर में देखो एपी का जनरली डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अब प्रोग्रेशन in which the difference of any two consecutive term is fixed is called AP। देखो ये पहले से मालूम है आप लोगों को कि नहीं मालूम है, ये बताओ। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है, द फिक्स डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ये भी आप लोगों को मालूम है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक थोड़ा सा कैच है कि सपोज करो कहीं पे लिखा हुआ है 5, 8, 11, 14 एंड डॉट 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 सो ऑन, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस का वैल्यू बेटा क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए या -3 होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो इस चीज को थोड़ा सा हमेशा याद रखना कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का नो डाउट अपन डिफरेंस तो लेंगे, लेकिन ये लेंगे हमेशा बाद वाला माइनस पहले वाला के फॉर्मेट में, मतलब सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ठीक है, अब सपोज करो कि ऐसा भी हो सकता है, कोई डिक्रीजिंग एपी भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो कि 100, 96, 92, 88। तो इस सिचुएशन में कॉमन डिफरेंस क्या होगा बताओ? -4। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो एक बार मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। अब प्रोग्रेशन इन विच, जो विच लिखा मैं भूल गया, इन विच द डिफरेंस ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज फिक्स। अगर डिफरेंस फिक्स होगा तो उस प्रोग्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? एपी बोलेंगे। द फिक्स्ड डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। और ये फिक्स्ड डिफरेंस यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालने का जो तरीका है, जो प्रोटोकॉल है, वो हमेशा आप दिमाग में सेट रखना कि बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म। डिफरेंस का मतलब तो ये भी हो सकता है कि पहले वाला टर्म माइनस बाद वाला टर्म, लेकिन इसको कॉमन डिफरेंस नहीं माना जाता है। कॉमन डिफरेंस मानने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए? बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म। क्या यहाँ तक सारा बात क्लियर हुआ आप लोगों को? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, यहाँ तक कुछ भी नया नहीं बताया मैंने, सारा पुराना ही चल रहा है अभी तो। ठीक है, अब इसके अंदर में मैं एक हेडिंग लिखूंगा, हेडिंग का नाम होगा बेटा हाइलाइट्स ऑफ एपी। हाइलाइट्स
ऑफ एपी। हाइलाइट्स ऑफ एपी का मतलब है बेटा एपी से रिलेटेड कुछ कुछ बहुत ही स्टैंडर्ड बात है जो आप लोगों को पहले से पता है, जस्ट मैं चाहता हूँ कि एक बार अच्छे से रिकॉल हो जाए। तो उन बातों को हम लोग पढ़ेंगे हाइलाइट्स ऑफ एपी के अंदर। इसमें सबसे पहला बात है बेटा कि इट्स general appearance will be ध्यान देना a plus d, a plus 2d, a plus 3d डॉट डॉट। देखो ये समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। वेयर a क्या होगा बेटा आपका फर्स्ट टर्म, ठीक है, और d क्या होगा आपका कॉमन। क्या ये बात समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, उसके बाद में कि द जनरल टर्म ऑफ एन एपी इज, ध्यान देना, Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला भी आई बिलीव कि सबका पढ़ा हुआ है। हाँ सर। हाँ सर। ये इसका एल्जेब्राइक जनरल टर्म हो गया बेटा, ठीक है, वो जो अपन बात कर रहे थे अभी ऊपर, ये वो हो गया। ये क्लियर है सबको? ये नहीं क्लियर एक बार रिस्पॉन्ड करूं? हाँ सर। क्लियर है। क्लियर। इसमें लेकिन मैं एक बात थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, ठीक है, एक बार आप लोग ध्यान से देख लो यहाँ स्क्रीन पे। थोड़ा सा मैं इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है एंड सो। ओके, अब ध्यान से देखो बेटा, अगर जनरल अपीयरेंस ये ऊपर वाला जो दिया हुआ है ये है, तो इस ए का मतलब क्या होगा? ये फर्स्ट टर्म है। इसका मतलब क्या होगा? ये सेकेंड टर्म है। इसका मतलब ये क्या होगा? ये थर्ड टर्म है। इसका मतलब ये क्या होगा कि ये फोर्थ टर्म। अब आप देखो कि जो टर्म नंबर है उसको डी के कोफिशिएंट से कंपेयर करो, तो आप देखोगे कि फोर्थ टर्म में डी का कोफिशिएंट कितना है? 3 है। थर्ड टर्म में डी का कोफिशिएंट कितना है? 2 है। फिर सेकेंड टर्म में डी का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। और फर्स्ट टर्म में डी है ही नहीं, मतलब डी का कोफिशिएंट कितना है? 0। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर हमको nth टर्म चाहिए तो nth टर्म के अंदर में डी का कोफिशिएंट n से 1 यूनिट कम होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे डी का कोफिशिएंट कितना लिखा हुआ है बेटा? n-1। अब एक बार बताओ कि ये आया समझ कि नहीं आया समझ? आ गया सर। थोड़ा पूरा पूरा। पूरा सर। ओके, ये बेटा अपन हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जनरल टर्म, ये एक और बात है, ये मैं लिख रहा हूं, जनरल टर्म और nth टर्म और लास्ट टर्म मीन्स सेम थिंग। ये बात समझ में आया आप लोग को? हाँ सर। कि आप हाँ nth सर। टर्म चाहो तो वो भी इसी को बोल सकते हो, जनरल टर्म चाहो तो वो भी इसी को बोल सकते हो, और लास्ट टर्म चाहो तो वो भी इसी को बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात 4 नंबर पे कि इफ, या इफ छोड़ो, इफ से नहीं स्टार्ट करता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, 3 terms in an AP can be taken as a minus d, comma a plus d। याद रखना यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a माइनस डी है और कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। देखो ये वाला पॉइंट क्यों लिखा जाता है, ये शायद क्लास 10 में भी मिला होगा आप लोग को, मिला है कि नहीं मिला बताना जरा। मिला था सर मिला था। हाँ, मतलब इसको आप वैसे अगर चाहो तो ये भी ले सकते हो कि a कॉमा
a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d। आप ऐसे भी 3 टर्म ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके अंदर में क्या होगा कि जो क्वेश्चन के अंदर में गिवन इंफॉर्मेशन है ना, उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि अगर आप 3 टर्म ऐसा लेते हो तो आपका कैलकुलेशन का क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा और आंसर निकलने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आ रहा समझ? यस सर। हाँ, तो इसीलिए जब कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको अगर अपने तरफ से चला के 3 टर्म्स इन एपी एज्यूम करने का जरूरत पड़ता है, उस टाइम पे हम हमेशा क्या एज्यूम करेंगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी। बस इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जनरली हमेशा अगर हम ऐसा एपी चूज करते हैं, जैसे पॉइंट नंबर 1 में मैंने लिखवाया है, सर आपका आवाज नहीं आ रहा। सर हाँ, आपका सर। आवाज नहीं आ रहा। स्टूडेंट्स एक बार कंफर्म करो ऑडियो आ रहा है? हाँ सर सर इतना अब देर नहीं आ रहा हाँ था सर। नहीं, मैं समझ गया। स्क्रीन मैंने देखा कि रुक गया है वो। ठीक है, वापस से वो सेम प्रॉब्लम हो रहा है बेटा, जूम का झमेला। रुक जाओ, थोड़ा सा बियर करो, दोबारा रीस्टार्ट करता हूँ सारी चीज़ को। स्क्रीन आया क्या स्टूडेंट्स? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। स्क्रीन लेकिन मूव नहीं हो रहा मेरे हिसाब से, स्टैटिक है। नहीं सर मूव हो रहा मूव हो रहा है आप हो रहा लोगों है का? सर वो। हाँ सर। हाँ है सर। सर। नहीं सर। सर अब नहीं आ अब रहा। नहीं है, स्क्रीन नहीं है सर। एक अब आएगा? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। एक सेकंड होल्ड करो। सर नेक्स्ट क्लास बेटर। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? आज का क्लास रद्द कर देता। रद्द कर दिया जाए? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। मैच हाँ अब सर आप सुबह से स्कूल का क्लास करके थक गए। गए हो? मैच ठीक है चलो, कोई बात नहीं, ऐसा करते फिर रहने देते आज। ठीक है हाँ सर। नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं। सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।